लोगों ने अच्छा। मन प्रसन्न कर दिया। सच्ची? अब अगर कोई स्वांग भी दिखा देते तो कितना अच्छा होता। स्वांग? हाँ, स्वांग सुनाओ। अरे स्वांग तो है असल में बिल्कुल नकल। हाँ। और तुम कहो तो हम तुम्हें दिखाएं बिल्कुल असल। हाँ। अरे तो देर किस चीज की है, शुरू करो। अरे तो काम करोगे हमारे साथ? हाँ, मैं तो करूंगा, अपनी भौजी से पूछ लो। अरे अब भी करोगी ना भौजी? हाँ चलो शुरू करते हैं। शुरू करना। बनारस, भारतीय संस्कृति का पुरातन केंद्र। इसी शहर में सन 1881 में हिंदी साहित्य के युग पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक प्रहसन की रचना की। नाम था अंधेर नगरी। प्रहसन को पहले पहल बनारस के दशाश्वमेध घाट पर खेला गया। अंधेर नगरी अपनी तमाम खूबियों के चलते आज भी रंगकर्मियों के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। चुटीले संवाद, सरल संरचना, समाज के मुख्तलिफ वर्गों की शिरकत और एक सही राजनीतिक सोच, सही मायने में यही वो खूबियां हैं जो आज भी अंधेर नगरी की अहमियत को बनाए हुए हैं। भाइयों और बहनों, अवध लो, मगध लो, कौशल पांचाल लो, पंजाब लो, अरे पदवी लो, खिताब लो, विदर्भ लो, मालवा लो, माला, विदर्भ लो, मालवा लो, जहर लो, दवा लो, यहां लो, वहां लो, आज लो, कल लो, परसों लो, नरसों लो, टका टका लो, छगा छगा लो। भाइयों, चुनाव लो, दल लो और दल बदल लो और ले बदल टोपियां टके से। 100 बरस से अधिक का इतिहास है हिंदी रंगमंच का। इतने समय में अंधेर नगरी ही ऐसा नाटक है जिसे सबसे ज्यादा खेला गया है, और इस बात की तस्दीक करती है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक शोध के मुताबिक आजादी के बाद करीब 30 नाटक मंडलियों ने अनगिनत बार देश के विभिन्न हिस्सों में अंधेर नगरी का मंचन किया है। कुल 6 अंकों में बंटे इस प्रहसन की कहानी बहुत सरल लेकिन असरदार है। एक गुरुजी अपने चेलों के साथ ऐसे शहर में जा पहुंचते हैं जहां हर चीज टके सेर मिलती है। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। चेला गोवर्धन दास लालच में पड़कर गुरुजी के मना करने पर भी इस विचित्र शहर में रुकने का इरादा बनाता है।
इस अजीबोगरीब शहर का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ का राजा है चौपट। अरे नहीं नहीं महाराज, ये कहता है कि पान खाइए महाराज। दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक हमें डरा दिया। जी मंत्री इसे 100 कोड़े लगाओ। पर महाराज इसमें इसकी क्या गलती है महाराज? न पनवाड़ी पान लगा कर देता और न ये पुकारता महाराज। अच्छा तो पनवाड़ी को 200 कोड़े लगाओ। शराब लीजिए महाराज। पीजिए महाराज। चौपट राजा का न्याय भी काफी बेतुका है। गरीब फरियादी अपनी बकरी के दीवार से दब जाने के कारण मुआवजा मांगने आता है तो राज दरबार में कल्लू बनिया से लेकर भिश्ती गड़रिये सबकी परेड लगा दी जाती है और राजा के सिरफिरेपन के चलते फांसी होती है कोतवाल को। ये कौन बदतमीज चिल्लाता है? पकड़ लो। कोतवाल अपनी जान बचाने के लिए फांसी का फंदा थोड़ा चौड़ा बनवाता है और फिर खोज होती है मोटे गले वाले आदमी की, क्योंकि सजा तो किसी न किसी को मिलनी ही है। इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर के प्राण लेने आए। गुरुजी, टके शेर का माल उड़ाकर मोटाए हुए चेले गोवर्धन दास का गला फांसी के फंदे पर चढ़ने के काम आता है। इस जानलेवा मुसीबत से घबराया गोवर्धन दास अपने प्राण बचाने के लिए गुरुजी को याद करता है। गुरुजी अपने वायदे के मुताबिक फांसी स्थल पर चेले की जान बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में खुसुर फुसुर करते हैं और फिर दोनों में फांसी चढ़ने की होड़ लग जाती है। गुरु कहता है फांसी हम चढ़ेंगे, चेला कहता है फांसी हम चढ़ेंगे। अरे बच्चा इतना समझाया नहीं मानता। अरे हमको जाने दे। अरे गुरुजी, आपको जाने से क्या, आपको गति गति से क्या? गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। अरे बच्चा हम बूढ़े भय, अरे हमें जाने दे। अरे गुरुजी स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या जवान क्या? अरे आपको सिद्ध हो, आपको गति गति से क्या? अरे हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा गोवर्धनदास, फांसी तो हम चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी हम चढ़ेंगे। अरे हम चढ़ेंगे। नहीं नहीं गुरुजी हम। अरे भाई ये क्या घबरा है? अपनी तो कुछ समझ में नहीं आता। अपनी भी समझ में नहीं आता। राजा के आदमी भौचक होकर इस बात का मतलब पूछते हैं। गुरु कहता है इस समय मुहूर्त बहुत अच्छा है, जो फांसी चढ़ेगा सीधे बैकुंठ जाएगा। क्या गोलमाल है? महाराज की जय हो। महाराज ये घबरा क्या है महाराज, समझ में नहीं आता। महाराज गुरु कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा
और चेला कहता है महाराज कि मैं फांसी चढ़ूंगा। वो जान नहीं पड़ता महाराज कि क्या घबरा है। बाबा जी बोलो, आप काहे फांसी चढ़ते हो हैं? राजन, इस समय ऐसी साइट है कि जो भी बकरी के लिए अपना बलिदान करेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा। ऐसा सुनते ही सब में फांसी चढ़ने की होड़ मच जाती है। आखिरकार मूर्ख राजा सबको शांत करवा के खुद फांसी के तख्ते पर चढ़ता है। अंधेर नगरी प्रहसन भी यहीं समाप्त होता है। राजा के आछर और कौन वैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी दो, जल्दी जल्दी जल्दी। आजादी के बाद इलाहाबाद की नाटक मंडली प्रयाग रंगमंच ने अंधेर नगरी का मंचन किया। निर्देशक थे प्रोफेसर सत्यव्रत सिन्हा। 1969 में इलाहाबाद के पैलेस थिएटर में अंधेर नगरी खेला गया। उस समय के मौजूदा हालात से जुड़ी इस प्रस्तुति ने अंधेर नगरी को एक बार फिर से भारतीय रंगमंच की मुख्य धारा का हिस्सा बना दिया। प्रयाग रंगमंच के पुराने कलाकार प्रोफेसर सिन्हा के महत्वपूर्ण योगदान को आज भी शिद्दत से याद करते हैं। ये जो मैसेज है ये काल यही मैसेज। सबसे बड़ी बात ये थी जो हमने हमेशा प्रयाग रंगमंच ने मेंटेन रखी, कभी किसी राइटर का एक शब्द भी नहीं काटते थे। उन्हीं शब्दों में ना कुछ जोड़े ना घटाए, उन्हीं शब्दों में खाली हमारे पास जो एक निर्देशकीय इंटरप्रेटिव जिसको आर्टिस्ट कहा जाता है वो जो अधिकार होता था उसके ही तहत हमने केवल वेशभूषा बदली, केवल भाव भंगिमाएं बदली, जेस्चर्स बदले और टोन बदली और कुछ म्यूजिकल इफेक्ट्स बदले, तो हमने कृतिकार के प्रति कभी कलम चलाने के लिए ये संस्कार थे प्रयाग रंगमंच में हम लोगों ने नहीं किया। और हू बहू शब्द व शब्द भारतेंद्र बाबू का नाटक अंधेर नगरी उसी तरह से हुआ। खाली हमारे ये आयाम ये सब बदल देने से वेशभूषा और जेस्चर्स और परिदृश्य थोड़ा सा तो वो समसामयिक बन गया और समसामयिक हो भी गया। डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा ने राजा को दिखाया है कि वो युग युगों से सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है, सत्ता प्राप्त करने के लिए। उसके लिए वो भीषण रूप से चेष्टारत है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे लौटता है, कभी बहुत पीछे हो जाता है, कभी फिर ढकेल दिया जाता है, फिर आगे की ओर बढ़ता है, परिस्थितियां ढकेलती हैं, उसकी इच्छाएं ढकेलती हैं और अंततः वो सारे प्रयत्न करने के बाद उस सीट को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करने के बाद की स्थिति यानी इस चीज़ को उन्होंने अपनी चाल से स्वयं उन्होंने राजा का अभिनय किया और अपनी उस चाल से जो दर्शाया है वो पूरी तरह से अभिव्यक्त हो रहा था कि जैसे युगों से प्यासा कोई सत्ता का वो अब जा करके सत्ता को प्राप्त कर सका है। बनारस के जाने माने संस्कृति कर्मी भानुशंकर मेहता भी प्रोफेसर सत्यव्रत सिन्हा के योगदान को स्वीकारते हैं। आज का अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो चारों ओर आपको भ्रष्टाचार, स्कैंडल, स्कैम रोज ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये क्यों है? इसके लिए क्रांति की आवश्यकता है। और अगर इस नाटक को थोड़ा सा परिवर्तित करके उन संदर्भों के साथ, जैसा कि सत्यव्रत सिन्हा ने किया कि हम प्रतीक उसमें अमूक अभिनय के द्वारा और बातें भी कह दें, तो आज हम ये नाटक को बिल्कुल ही आधुनिक और एकदम प्रासंगिक बना सकते हैं। इसका संदेश है कि क्रांति करो, चौपट राज समाप्त करो, अंधेर नगरी बंद करो, सीधे सुजन समाज बनाओ। ये उसका संदेश है और ये सबके गले उतरेगा जो लोग चाहते हैं शांति, सुख और अच्छा राज्य। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है, चाहे 100 वर्ष पहले लिखा गया हो, लेकिन आज भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। सन 1975 भारतीय राजनीति का एक बहुत खास साल। इसी साल
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को धता बताते हुए इमरजेंसी लगा दी गई। समूचे देश में एक अघोषित सेंसरशिप लागू हो चुकी थी। ऐसे समय में उत्तर भारत के पहाड़ी शहर नैनीताल में स्थापना होती है युगमंच की। हो लकरे, अरे जो नर जीवे खेले फाक। 1976 में युगमंच अपनी दूसरी प्रस्तुति के लिए अंधेर नगरी को ही सबसे जरूरी समझता है। युगमंच के पुराने कलाकार जहूर आलम, जहूर आज भी अंधेर नगरी खेलने के हिमायती हैं। आवाज आनी चाहिए। नहीं, अंधेर नगरी को तो हम बार बार करना चाहेंगे, क्योंकि हमने जब जितनी बार भी 76 से और अभी तक अंधेर नगरी को किया है तो उसमें उस समय की स्थितियां जो भी रही हैं उनको उसमें नाटक के जरिए से लाने की कोशिश की है, क्योंकि सत्ता बदलती रही है लगातार, चाहे वो अंग्रेज़ों के समय से आज तक, लेकिन जो आम आदमी की ज़िंदगी में जो कुछ उदय होना चाहिए था, जो शाइन होना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ है, वो तो ज्यों का त्यों है। तो इस नाटक को जब भी हम लोग करेंगे या जब भी हम लोगों ने किया है तो उन स्थितियों को लाने की कोशिश की है कि वो मतलब जनता उससे अवेयर हो और समझे। भारतीय जनमानस के दबाव के चलते आखिरकार इमरजेंसी हटानी ही पड़ी। लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई, चुनाव हुए और नई सरकार आई। लेकिन यह सरकार आई और चली भी गई। सत्ता की बागडोर एक बार फिर पुराने लोगों के हाथों में आ गई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़े प्रतिभावान रंगकर्मी व कारंत ये सब कुछ बड़े गौर से देख रहे थे। अंधेर नगरी एक बार फिर उनके निर्देशन में अपने नए अर्थों में साकार होने की राह देख रहा था। व कारंत के काबिल शिष्य लोकेंद्र त्रिवेदी अंधेर नगरी के महत्व को सहज स्वीकारते हैं। कि जब से स्वतंत्रता मिली है आज से आज तक ये सारी की सारी स्थितियाँ हमारे लिए बहुत ही मतलब दुखद है कि हमारे लिए मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है। चीज़ें हमारे लिए न्याय की बात की जाती है, जैसे कि उस टेक्स्ट के अंदर है कि न्याय की दुहाई दी जा रही है, लेकिन न्याय मिल किसी को नहीं रहा है। तो वो उस नज़र से तब भी कारंत जी ने इस प्ले को किया था। दौरान वो इमरजेंसी ख़त्म हुई थी और जनता दल या कहना चाहिए कि वो सारी पार्टियों ने मिल के एक सरकार बनाई थी और उनमें भी बहुत जल्दी, क्योंकि जेपी आंदोलन से वो सब कुछ हुआ था, यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन बहुत जल्दी ही फिर लालच, स्वार्थ, लिप्सा, कुर्सी की लड़ाई और इन्हें सब ने घेर लिया था। उसी दौरान ये प्ले हो रहा था। शायद कारंत जी के दिमाग में उसी वजह से आया भी कि इस टेक्स्ट को करना चाहिए, और वो मैं समझता हूँ कि उस वक्त में पूरी तरह से प्रासंगिक थी, क्योंकि उसके लास्ट सीन के अंदर कारंत जी ने एक अपना मास्टर स्ट्रोक बनाया था कि फांसी पे चौपट राजा के चढ़ने के बाद में फिर से सत्ता में वो महंत गोवर्धन दास और नारायण दास तीनों सत्ताधारी बन जाते हैं, और जैसे ही सत्ताधारी का टोप पहनते हैं सबसे पहले कहते हैं लाओ लाओ लाओ। यही नाटक खत्म होता था। अंधेर नगरी चौपट राजा किसी भी व्यवस्था के काल में वो उतना ही समसामयिक, समकालीन और सार्थक रहेगा जितना कि वो उस वक्त था जब वो लिखा गया था। अर्थात समयातीत है। एक भ्रष्ट शासन व्यवस्था जिसमें कोई न्याय का कोई सही तरीका नहीं है और ना तो कोई आर्थिक प्रणाली है और ना लोगों का आपस में जो व्यवहार है, तो जहाँ भी ये सारी चीज़ें कभी भी अपने सही रूप में रही है, तो ये नाटक हमेशा इस दृष्टि से आप देखें उसकी सार्थकता उतनी ही बनी रहेगी। अपनी अनूठी कथावस्तु के चलते अंधेर नगरी कभी भी देश और काल की सरहदों में कैद नहीं हुआ। 19वीं सदी से लेकर आज तक ये लगातार मानी खेज बना हुआ है। जोर गरम ले चले का ढेर, अरे बेचा टके
लखनऊ के मशहूर रंगकर्मी आतमजीत सिंह ने जब सन 2001 की गर्मियों में बच्चों के साथ किसी दिलचस्प नाटक का चुनाव करना चाहा, तब अंधेर नगरी के नाम पर सबकी सहज ही सहमति हो गई। जब बच्चों के लिए एक अच्छे नाटक की तलाश हमने शुरू की तो हमें लगा कि अंधेर नगरी बच्चों के साथ किया जा सकता है। एक तो मेरे ग्रुप में 30-35 बच्चे हैं और हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करने को अंधेर नगरी में मुझे दिखाई दिया। ख़ास तौर से बाज़ार के सीन में आप जितने भी बच्चे डाल सकते हैं डाल लें, बढ़ता जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों उतना वो खूबसूरत बनता चला जाता है। दूसरा, इस नाटक को समझने में बड़े आयु ग्रुप के लोगों को भी जिस तरह से कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो अपनी समझ के अनुसार इसको समझते हैं। मुझे लगा बच्चे भी इसको समझेंगे और जब बच्चों के साथ इस नाटक को पढ़ा गया तो बच्चों ने इस नाटक को पढ़ने में बहुत आनंद लिया। तो हमें लगा कि ये नाटक बच्चों के साथ किया जा सकता है और फिर इस नाटक को चुन लिया गया। मेरा गोवर्धन दास का रोल था, तो उसमें मैंने ये गलती कर दी थी कि गुरुजी का साथ छोड़ दिया था, अपने उनके कहने के अनुसार नहीं चला था। जहाँ ऐसा एक मुझे नगर मिला, अंधेर नगरी, जहाँ पे हर चीज़ सस्ती थी, वहाँ पे सब टके सेर था, वहाँ पे काफ़ी बहुत कुछ सस्ता था। वहाँ पे देखते ही मेरा मन ललच गया। गुरु ने मेरे मना किया लेकिन गुरु के कहने पर नहीं चला। जब गुरु ने जो कहा वो नहीं किया, इसमें फंसता चला गया। लेकिन अंत में ऐसा लगा कि गुरु की बात सही थी। तब गुरु जी को याद किया, गुरु जी फिर सामने आए, गुरु ने फिर मदद की। इससे ये सीख मिली कि जो जैसा उन्होंने बताया कि सही और गलत की पहचान करके फिर चलना चाहिए। वो बहुत लालच में पड़ जाता है कि मतलब यहाँ बहुत आसानी से हाट बाज़ार लगता है, वहाँ दिखता है कि सब कुछ तो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो वहाँ तुरंत वो उसी तरफ जाता है और हमको छोड़ देता है। मतलब अपने गुरु को छोड़ के वो उसी तरफ चला जाता है। फिर बाद में जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, वो देखता है कि मतलब मौत मेरे सामने खड़ी है, अब मैं क्या करूँ, तब फिर वो अपने गुरु को बुलाता है। अगर उस टाइम उसको गुरु मदद ना करता तो फिर तो लालच की वजह से वो मर ही जाता। जब तक शासन में अंधेर कायम रहेगा, जब तक अन्याय होता रहेगा, तब तक हुक्मरानों को आगाह करने के लिए अंधेर नगरी समय समय पर गजर बनकर गूंजता रहेगा। 1881 से आज तक अंधेर नगरी का लगातार खेला जाना ही यह साबित करता है कि इसकी जरूरत हर दौर में बराबर बनी रही है। इसी कारण समय समय पर हालात की जरूरतों के मद्देनजर इस नाटक में थोड़ी बहुत तब्दीलियों को भी जगह मिली है। अंधेर नगरी है, इसीलिए शायद अंधेर नगरी जैसा नाटक भी। राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी दो, जल्दी जल्दी जल्दी।